इवनिंग सर। गुड इवनिंग, कैसे हो? बस बढ़िया सर। कैसा लग रहा है? अब तो काफी अच्छा फील हो रहा है क्योंकि काफी स्ट्रगल के ये मिला है, तो काफी अच्छा फील हो रहा है। क्योंकि ऐसा हुआ है कि अगस्त का भी एग्जाम दिया था तो उसमें भी मतलब वही हुआ कि स्कोर तो अच्छा नहीं था, अगस्त का स्कोर तो अच्छा आया था, पर सिचुएशन ये हो गई थी कि 140 स्कोर कर पाया था। कुछ सिली मिस्टेक्स हुई और उस समय का पेपर भी थोड़ा हार्ड आया था, उसमें बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी अगस्त के टाइम पे। और जो प्रीवियस अटेम्प्ट हुआ था उसमें भी कुछ नंबर से मिस्टेक हो गई। फिर इसके बाद क्या है कि मैंने ये DBMCI का अपना जो कुछ बुक्स थी और वन लाइनर वाला ये बुक्स था, ये मैंने बाय किया। फिर उसके बाद जो अपना जो 1 मंथ का वो फ्री सब्सक्रिप्शन चला था उसके अकॉर्डिंग फिर सब कुछ परफेक्ट हो गया। कुछ चीजें छूट रही थी वो इससे हमें काफी हद तक रिलीफ हो गया था। जैसे कि 1 मंथ का वो सब्सक्रिप्शन चला था उसमें कि मैंने 1 महीने में लगभग 7 से 8 सब्जेक्ट कवर कर दिए थे। काफी लोगों ने कहा कि कोचिंग ज्वाइन कर लो किसी की या फिर कहीं चले जाओ, तो मैं घर से ही पूरी प्रिपरेशन कर रहा था। दिल्ली जाके भी कोई बेनिफिट नहीं था क्योंकि मैक्सिमम पोस्टिंग वही कर रही हैं कि रिपीटेड लाइक दैट। तुम्हें क्या तो फिर जब गुरुकुल में सब्जेक्ट करे, कौन कौन सब्जेक्ट करे तुमने? जैसे कि गुरुकुल से मैंने फिजियोलॉजी पढ़ी थी डॉक्टर आशीष सर से, और नेहा मैम की जो अपनी ऑफ्थेल्मोलॉजी है उससे नेहा मैम से की थी। और भी जैसे फिजियोलॉजी वगैरह की ऑफ्थेल्मोलॉजी, कुछ मेडिसिन के सब्जेक्ट लेक्चर मैंने पढ़े थे जो अपने डॉक्टर मुकेश भाटिया सर के हैं, उन लेक्चरों को भी मैंने रीड किया। जी सर। इस बार भी सुना, कैसे लगे थे वो लेक्चर्स? क्या वो तुम्हें लगा कि FMG के लिए ये सफिशिएंट हो पा रहे हैं? मैं उन लेक्चर को नहीं पढ़ता तो हो सकता था कि मैं फिर भी सक्सेस नहीं ले पाता, ये कंडीशन थी। क्योंकि मैंने जब वहाँ पे क्वेश्चन पेपर किए थे उसके अकॉर्डिंग मेरे को डायरेक्ट क्वेश्चन भी मिले थे इससे। और उसके बाद जैसे कि मैं वन लाइनर ये नोट्स पढ़ के गया था जो अपने DBMCI ने हमें, जैसे कि मैंने बुक करके जो मंगाए DBMCI ने हमें। हाँ, तो ये भी हमारे लिए इसमें से भी डायरेक्ट क्वेश्चन अप्रोक्सीमेटली अगर मैं कहूँ तो 20 से 30 to 50% क्वेश्चन इसमें से थे। बट वो क्लिनिकल फॉर्मेट में थे क्योंकि अब फॉर्मेट पूरा चेंज हो चुका है तो क्लिनिकल बिग्नेट हो गया है, लेकिन इसमें से क्वेश्चन हमारे पूरे फॉर्मेट में थे। अब वो वन लाइनर में ये क्या है कि डायरेक्ट हमें इसमें से मिल जाते हैं, कुछ डायरेक्टली मिल जाते हैं। तो मुझे अपनी जर्नी के बारे में बताओगे, तुम्हारा कैसे तुम कॉलेज में पढ़ रहे थे जब, तो तुम्हें लगा कि दैट नहीं, अब FMG के लिए जब तैयारी करते हैं तब एक, मुझे पता है कि आज से 2 साल पहले FMG एक अलग तरीके से हुआ करता था और अब FMG थोड़ा सा और क्लिनिकल की तरफ हो गया। कभी कभी कह सकते हैं कि ये सरकार ये एक क्लिनिकल पैटर्न की तरफ एग्जाम बढ़ रहा है। कैसा लगा तुम्हें इस बार एग्जाम देके? सर मैं जैसे कि मेरा ये अगर एक्चुअली कहा जाए तो ये 3rd अटेम्प्ट था। बट मैं जिस समय अपने मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था, जैसे कि मैं करगंदा मेडिकल यूनिवर्सिटी कजाकिस्तान से पढ़ा हुआ हूँ, तो मैं लगभग जब मैं उस समय पढ़ रहा था हमारे सीनियर्स एग्जाम दे रहे थे और वो क्वेश्चन मैं रिकॉल बेस में जब देख रहा था तो उसमें ये होता था कि वन लाइनर आ रहे हैं और इजीली मतलब क्रैक कर जाएंगे हम क्वेश्चनों को। बट धीरे धीरे जैसे ही माहौल बदलता गया, मैं 4th ईयर 5th ईयर में आया तो और कुछ पैटर्न को चेंज हुआ। बट एक टाइम वो हुआ था कि इस क्लिनिकल की जगह पे पूरे वन लाइनर ही आ गए थे, तो लगभग में 2019 में तो मैक्सिमम स्कोर कार्ड बना था। तो धीरे धीरे चेंजेस हुए। फिर जैसे कि मैं अगस्त में इंडिया आया था तो मैंने अगस्त का एक अटेम्प्ट दिया, तो उसमें जैसे कि बच्चों ने अटेम्प्ट किए, मैंने भी अटेम्प्ट दिया, तो उसमें स्कोर जो मेरा आया था वो 140 अप्रोक्स हुआ था। हाँ, तो उस समय क्या एकदम पैटर्न चेंज हुआ तो हंगामा FMG में कट गया कि रीजन वही था कि रीजन बिहाइंड दिस की एग्जाम्पल के तौर पर कहा जाए तो कि क्लिनिकल बिग्नेट हो गया था पूरा। क्योंकि गवर्नमेंट और NMC और NVE ने पूरा क्लिनिकल फॉर्मेट बना दिया, इमेज बेस्ड क्वेश्चन आने लगे। लेकिन वो एक तरीके से कहा जाए तो हार्ड पेपर नहीं था, बट कंडीशन ये हो गई थी कि बच्चों ने और मैंने पढ़ा ही नहीं था वो, क्योंकि हमारे दिमाग में पहले से ही रिमाइंडर सेट था कि वन लाइनर आएगा, अंदर जाके इजीली क्रैक कर जाएंगे। बट धीरे धीरे जैसे फॉर्मेट चेंज हो गया, उस समय क्या था कि अप्रोक्सीमेटली 119 120 इमेजेस आई थी और जो क्लिनिकल फॉर्मेट में दी गई थी, तो वहां से 140 मार्क हुआ। फिर मैं थोड़ा डिस्ट्रैक्टेड हो गया उसके बाद, क्योंकि मैं अप्रोक्सीमेटली 3 to 4 ईयर ऑलरेडी पढ़ चुका था। क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी में भी डेली लाइब्रेरी में किताब लेके बैठ जाना, लाइब्रेरी जाना, क्लास लगती थी वहां पर भी क्लास किताबें में पढ़ने का मतलब इतना जुनून हो गया था कि MCI को करना ही।
क्योंकि हमारे बिल्कुल सीनियर बिल्कुल काफी बिल्कुल क्रॉसेस बिल्कुल। हो चुके थे। हाँ कि ये क्योंकि विदाउट दिस की कुछ इंडिया में सक्सेस है ही नहीं। तो धीरे जैसे कि फिर अगस्त से मेरे को इतनी सीख मिली कि मैंने फिर प्रिपरेशन की, काफी ऑनलाइन पढ़ा, मैं किसी कोचिंग नहीं गया। हम्म जैसे कि डीबीएमसीआई की कुछ ऑनलाइन क्लासेस चलती थी, उनको ज्वाइन कर लेता था, हम्म क्योंकि मैं कोई हाई प्रोफाइल फैमिली से बिलोंग नहीं करता था सर, तो हम्म उतना मैं अफोर्ड भी नहीं कर सकता। हम्म तो मैं जिस हिसाब से कि अपनी ऑनलाइन क्लासेस चलती थी उनसे ले लेता था। नेहा मैम क्या है कि क्लासेस ऑनलाइन लेती रहती हैं बीच बीच में, और सर की भी ऑलरेडी, मुकेश भाटिया सर की भी कुछ काफी क्लासेस पढ़ी हुई हैं, आशीष सर की भी काफी क्लासेस ऑनलाइन पढ़ी हुई हैं। तो मैंने हम्म उनसे मतलब अपना एक फॉर्मेट बनाया, और मैंने हम्म उन चीजों को टारगेट बना के फिर मैंने सोचा कि काफी, मेरे एक कलीग ने कहा कि कुछ ही मतलब 10 दिन पहले कि एक 31st का कोई ऑफर आया था कि उसमें फ्री ऑफर का डीबीएमसीआई की तरफ किया गया था कि 1 महीने के लिए फ्री क्लासेस होंगी, वो ओनली फॉर एफएमजीज होंगी। तो मैंने उसके थ्रू फिर मैंने टेलीग्राम के थ्रू कांटेक्ट किया सर को, और मैंने अपना पूरा प्रॉब्लम बताया। तो उन्होंने कहा कि हाँ एफएमजी के लिए फ्री क्लासेस चल रही हैं, वो 1 महीने का फ्री सब्सक्रिप्शन होगा। तो मैंने उसको बहुत ज्वाइन किया, सर ने मेरे को प्रोवाइड करा दिया, मैंने डाटा पूरा अपना दे दिया, उन्होंने प्रोवाइड करा दिया। तो 1 महीने में मैंने काफी सब्जेक्ट खींचने की कोशिश की, क्योंकि क्योंकि डीबीएमसीआई में जो भी लेक्चर हैं वो पूरे तरीके से डिस्क्रिप्टिव है, उनको 2 दिन में खत्म किया जाना बहुत पॉसिबल नहीं है। क्योंकि डिस्क्रिप्शन में पढ़ना 2 दिन में खत्म करना फिर वही हो जाएगा कि एक तरीके से ब्लेंडरबाजी, कि 2.5 के बिल्कुल। या टू के फॉर्मेट में देखने से कुछ नहीं निकलता। फिर मैंने फिजियोलॉजी डॉक्टर आशीष सर से पढ़ी, तो उससे मेरे को, मैं जब इस समय पेपर दे रहा था तो काफी चीजें, क्योंकि मेडिसिन में पूरी नहीं पढ़ के गया था, पढ़ी थी पर उतना नहीं पढ़ पाया था जितना कि पढ़ना चाहिए। तो काफी ऐसे क्वेश्चन आए कि मेरे को ऐसा लगा कि अंदर मैं इससे फेल हो रहा हूँ। बाहर जैसे पेपर दे के आया तो अब बाहर निकला तो मेरे को ऐसा लगा कि मेरे मेडिसिन के क्वेश्चन गलत हो गए। बट जैसे ही मैंने, क्योंकि मैंने वो क्वेश्चन क्या किया था कि फिजियोलॉजी से डॉक्टर आशीष सर से पढ़ी हुई फिजिक्स, क्योंकि आशीष सर ने जो पढ़ाई थी वो एक तरीके से इंटीग्रेटेड बेस था, मेडिसिन से लेके हर किसी से इंटीग्रेशन में था। तो मैंने जब पढ़ा उसमें, तो मैं उसी बेसिक के फॉर्मेट से, बेसिक से लेके मैं वो करके आया था क्वेश्चन। लेकिन बाद में जब मैं काफी रिकॉइल बेस देखे, काफी कोचिंगों से क्वेश्चन मिलाए, बट कोचिंगों ने क्या किया सर इस बार कि एक तरीके से कहा जाए तो हंसी भी आती है, जो अंदर क्वेश्चन थे ही नहीं उनको बाहर एक्सप्लेन कर दिया। काफी क्वेश्चन अंदर थे ही नहीं, मैं देख रहा था क्वेश्चन मिला रहा था कि मैं सोचा कि ये क्वेश्चन अंदर था ही नहीं, या तो था नहीं या मैं गलत करके आया। जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पर मैं ले लूं कि डचन मस्कुलर डिस्ट्रोफी, अंदर क्वेश्चन ही नहीं था। काफ मसल दे रखी थी, मैं समझता हूँ कि काफ मसल दे रखी थी, उसमें से क्या है कि एट्रोफी हो रखी थी काफ मसल पे। तो बच्चों ने क्या किया कि उसको डचन मस्कुलर डिस्ट्रोफी लगा दी, बट वो डचन नहीं था, वो चारकोट मैरीटूथ डिसीज था। बट काफी कोचिंगों ने वो दिखा के, मैं थोड़ा डिस्ट्रैक्टेड भी हो गया, फिर मैंने रिकॉल मिलाना बंद कर दिया। मैंने कहा हो सकता है कि रिकॉल गलत है या फिर मैं गलत हूँ। ये तो रिकॉल का शेड्यूल बना का एक क्वेश्चन, और कोचिंग वालों ने रिवील कर दिया, अपने मन से ही कर दिया, जैसे कि स्कारलेट फीवर, अंदर कोई क्वेश्चन ही नहीं था। ऐसे काफी मैंने 50 से 60 क्वेश्चन देखे जो रिकॉल बेस में थे बट अंदर नहीं थे। अब पता नहीं इनके कहाँ से क्वेश्चन इनको मिले, क्या मिला मेरे को समझ में नहीं आता, कहाँ से इन्होंने अपने घर से ही बना लिए। तो उससे मैं काफी डिस्ट्रैक्टेड हो गया, फिर मैंने रिकॉइल मिलाना ही बंद कर दिया। मैं देखता हूँ बाद में जो कुछ होगा, रिजल्ट आने से ही डिसाइड करेंगे। क्योंकि मेरा पढ़ाई का ऐसा लग गया था, मेरे को जब पेपर दे के आया था कि हाँ अप्रोक्सीमेटली इस बार मैं पास हो ही जाऊंगा, बट क्या मार्क्स होंगे डजंट मैटर, कि क्या होंगे मेरे को कोई आइडिया नहीं था। रिकॉइल मिलाया तो मैं डिस्ट्रैक्टेड हो गया कि मेरे को तो इस हिसाब से मेरे 100 भी नहीं आएंगे, और मैं साइलेंटली घर में पढ़ गया, टेंशन में आके घर में आराम से पढ़ गया कि जो होगा देखते हैं। तो ऐसे ही मैंने, जब मैं पढ़ रहा था बीच में, तो मेरे को कुछ समझ में नहीं आया कि वन लाइनर में पढ़ूं तो पढ़ूं कहाँ से। तो मैं फिर जैसे कि वेबसाइट पे गया, अमेजन पे गया और मैंने सर्च किया, तो LMR 3.0 मेरे को मिला, और मैंने इसके फिर रिव्यू भी देखे तो काफी अच्छे रिव्यू निकले। तो फिर मैंने इसको बाय कर लिया और इसको पढ़ा। तो मैंने अंदर जब पेपर कर रहा था तो काफी जो क्लिनिकल केस थे ना सर, वो इसमें से थे। वो वन लाइनर एक क्लिनिकल केस क्या होता है कि कहीं से जमीन से लेकर ऊपर का पूछते हैं, लेकिन उसमें से एक क्लू दे देते हैं, वो क्लू इसमें से था। क्योंकि पूरी जो ग्रेट सक्सेस मेरे हाथ में लगी है, वो एग्जांपल के अगर मैं तौर पर कहूँ तो डीबीएमसीआई की ये वन लाइनर, और मैंने एक नीट पीजी का, और ये भी जो 2020 पैटर्न का जो ये दिया गया था क्वेश्चन का शेड्यूल, इसमें से भी जो मैं इनके, जब देखो सब क्वेश्चन तो डायरेक्ट तो अंदर नहीं आते हैं, लेकिन क्या होता है कि जो इसमें एक्सप्लेनेशन दी गई है वो हमारे लिए बहुत बेनिफिट होती है।
और एग्जैक्टली वही मेरे साथ हुआ, जो अंदर एक्सप्लेनेशन थी वन लाइनर में, जो क्लू दिए गए थे पूरे आंसर में क्लू था। जैसे कि कहा जाए तो काफी ऐसे क्वेश्चन भी थे जो सर्जरी से पूछे गए थे, वो इसमें से डायरेक्ट थे। जैसे पीएसएम से पूछे गए थे, वो इसमें से डायरेक्ट थे। क्लिनिकल केस जरूर था, लेकिन पूरा एक तरीके से कहा जाए तो फॉर्मेटेड क्लू इसमें से था। तो मेरे लिए तो मैं तो यही कहूंगा कि डीबीएमसीआई मेरे लिए एक तरीके से भगवान के तौर पर उतरी और मैं सक्सेस हो गया। नहीं, डीवीएमसीआई आपको और आपके घर वालों को बहुत ज्यादा शुभकामनाएं देती है कि आपने इतना थैंक यू बढ़िया सर। किया। और आई थिंक ये आपका सेकंड अटेम्प्ट था, आई थिंक। नहीं, ठीक है मेरा ना? ये सर तो एक तरीके कहा जाए तो थर्ड अटेम्प्ट था, क्योंकि जून का अटेम्प्ट के लिए ओके। मेरे को एक सिर्फ और सिर्फ एक महीने प्रिपरेशन के लिए, वो सॉरी अगस्त का जब हुआ हम्म। था, एक महीने प्रिपरेशन मिली थी, उसमें भी मैंने 140 स्कोर किया था। और right, मैं उसी समय पास हो जाता, कुछ सिली मिस्टेक्स की वजह से मैं उसमें फेल हो गया। सिली मिस्टेक्स हुई थी मेरे साथ, हम्म, और फिर बाद में उनको एनालाइज किया, रियलाइज किया, बट उससे कुछ हम्म, होता नहीं। 149 इक्वल टू 0। हम्म। तो वही कोई सेम मेरे बात नहीं, साथ। पता है गोविंद क्या होता है, बहुत अब क्या हो गया है, कहीं ना कहीं पे जो ये एफएमजी का एग्जाम है ना, क्योंकि अब ना नेक्स्ट लेके आना है। सो एफएमजी का एग्जाम अब धीरे धीरे क्लिनिकल बना रहे हैं। और जो पुराना स्टाइल था ना टीचिंग का, वो रट्टेबाजी वाला, ठीक है ना, जी जी कि जी, हम वो अब रटवाते नहीं थे, रहा। अब वो खत्म हो रहा है। अगर अब जैसे कि तुमने इस बार जब डीबीएमसी से पढ़ा, तो डीबीएमसी इज ऑलवेज अ कंसेप्चुअल बेस्ड कोचिंग, जहाँ पे मैं हम वही तो सर रटवाते कर रहा हूँ। है ही नहीं। नहीं, वही तो मैं सर कर रहा हूँ। मैं अगर 4 सब्जेक्ट एक महीने में, वो जो एक महीने फ्री हम्म, सेशन मिला था, मैं उस एक हम्म, महीने फ्री सेशन के लिए जिंदगी भर डीबीएमसीआई का थैंक यू कहूंगा। क्योंकि वो एक महीने के सेशन ने हमारी पूरी जिंदगी बदल दी, एक महीने के सेशन में। क्योंकि हमने काफी जगह से पढ़ी, मैं क्या नाम लूं उन चीजों का, लेकिन वो हमें कंसेप्ट नहीं मिल पाए जो डीबीएमसीआई से मिले। ऑप्थेल्मोलॉजी मैंने काफी जगह से पढ़ी, कुछ आते हैं ब्ला 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 करके निकल जाते हैं, हम्म, बट जो नेहा मैम ने पढ़ाई ऑप्थेल्मोलॉजी, उससे मेरे डायरेक्ट कंसेप्ट क्लियर हो गए। और हम्म, एग्जाम में ऑप्थेल्मोलॉजी मैंने अप्रोक्सीमेटली कहता हूँ कि 90% करेक्ट की। हम्म। नहीं, मैं आशीष समझ सर से सकता फिजियोलॉजी पढ़ी, डायरेक्ट क्वेश्चन निकले, हूँ। तो मेरे लिए बहुत बेनिफिटेड रहा। नहीं, अब अगर तुम कंसेप्ट में ही कॉन्सेप्ट जिसका। कॉन्सेप्ट समझोगे ना, अगर कंसेप्ट समझ जाओगे, तो कोई भी एग्जाम हो, चाहे नीट, नेक्स्ट, एफएमजी, यूएसएमएलई, तुम्हारा हर एग्जाम निकल जाएगा। हड्डी चेंज नहीं होती, लोगों को समझ नहीं आता, वो समझते कि एग्जाम के लिए तैयारी करो। नहीं सर, आप हड्डी समझो पहले, हड्डी के आसपास क्या हो रहा है। सवाल फिर कोई भी आए, अगर तुम्हें कंसेप्ट आता तो तुम निकाल जाओगे। बिल्कुल सर। तो हम यही मानते हैं कि हमें सिर्फ अपने बच्चों को कॉन्सेप्ट बताना है। अगर उनको समझ में आ गया कि दिल कैसे धड़क रहा है और दिल में खून कैसे बह रहा है, तो सीवीएस से वो कोई क्वेश्चन किसी भी एग्जाम का पार कर सकते नहीं, वही तो सर हुआ था। जैसे कि मैं क्वेश्चन कर रहा था, न्यूरोलॉजी के हैं। क्वेश्चन आए थे, जैसे कि पार्किंसन हम्म, डिसीज भी पूछा गया था, हम्म, कुछ पार्किंसन और बिल्सन डिसीज जैसे कि पूछा गया था। तो उसके मैं जब क्वेश्चन कर रहा था, तो मेरे को कंसेप्ट ही, जैसे कि एक क्वेश्चन पूछा गया था उसमें कि एक वो पूछी गई थी उसकी जीन, विल्सन डिसीज की जीन। अब मैंने ये कहीं नहीं पढ़ा था विल्सन डिसीज का, बट हम्म, मैंने डीबीएमसीआई की जब क्लास ले रहा था, तो मैडम ने कहीं कोने पे मेरे को वो एक एटीपी-V7 कुछ करके बता रखा था। तो हम्म, मेरे कुछ कंसेप्ट क्लियर नहीं आ रहा था, तो मैं क्या करूं उसमें सोचने लग गया कि ये क्वेश्चन गलत हो सकता है, तो ये हो सकता है मेरे लिए फेलियर का रीजन बन जाए। हम्म, तो मेरे को जब डीबीएमसीआई की वो लाइव क्लासेस याद आई, और मैं माथा पकड़ के बैठ गया, तो उस समय मेरे ने वो जो क्वेश्चन आंसर करेक्ट किया, बाद में जब बाहर निकला तो मेरे को बड़ा थैंक फील हुआ कि मैंने हम्म, ये क्वेश्चन सही कर दिया, क्योंकि वो सब क्लिनिकल बिग्नेट हो गया। और सेकंड थिंग, जब हम्म, पार्किंसन पूछा गया, तो उसमें कुछ ऐसे क्लू दे रखे थे कि रिजिडिटी, ट्रिमर और लाइक दैट। जब कंसेप्ट क्लियर होगा तभी वो करेक्ट हो सकता है। हम्म, वो मेन है कि कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो हम्म, अब कुछ भी नहीं। अब के जो एग्जाम जितने भी हो रहे हैं विदाउट कंसेप्ट, अब तो 2 साल या 1 साल बाद नेक्स्ट भी आ रहा है, तो उसमें और ही मतलब कंसेप्चुअल हो जाएगा। और हम्म, उसके लिए जितने भी जो 2 घंटे 3 घंटे में क्लासेस होती हैं, करवाते हैं, मेरे को नहीं लगता वो कभी सक्सेसफुल होंगे। हम्म। वो अब बेनिफिटेड डिटेल नहीं है। स्टडीज चाहिए हर एफएमजी को नेक्स्ट ईयर। इवन एफएमजी का जो अगला दिसंबर एग्जाम होगा ना, मैं बता रहा हूँ, इट इज गोइंग टू बी क्लिनिकल एग्जामिनेशन, थोड़ा और टफ होगा। उसके अंदर भी सिर्फ कॉन्सेप्ट वाला एक्चुअली में क्रैक कर पाएगा। ये तो बात रट्टेबाजी सही तो है। अब चलेगी ही नहीं। रट्टेबाजी तब चल सकती थी जब पहले एग्जाम होता था, वन लाइनर आता था। अब वन हम्म, लाइनर का कोई सीन ही नहीं है। वन लाइनर में हम्म, ढूंढते ढूंढते पूरे, जैसे कि नहीं, समुद्र में घुस गया एक मछली पकड़ने की हम्म, कोशिश में, तो काफी पकड़ में आ रही है, पर वो सिस्टम वहां पे बिगड़ रहा है। लेकिन वो पकड़ में आ रही, पहचान में कोई नहीं आ रही कि कौन सी मछली कौन सी है। वो सिस्टम इसमें हो रहा है कि हम क्वेश्चन को पढ़ते तो जरूर हैं, ऊपर से नीचे तक पढ़ते हैं, पर दिमाग घूम जाता है। हम्म, मैं ऊपर देख रहा है कि इमेज दे रखी थी क्वाइलोनोकिया, मैं बात देख के उसको बहुत खुश हुआ कि क्वाइलोनोकिया है। नीचे देखा तो पूरा क्लिनिकल बिग्नेट लिखा हुआ है। हम्म, अब मैं क्वाइलोनोकिया ढूंढ रहा हूँ, उसमें मिल ही नहीं रहा है। अगर वहां पे मेरा हम्म, कंसेप्ट क्लियर नहीं होता तो वो भी क्वेश्चन गलत किया।
ऐसे काफी क्वेश्चन थे सर, जिसको मैं क्या ही कह सकता हूँ कि एक तरीके से मेरे लिए तो डीबीएमजीआई की जो ये एलएमआर थी, ये मेरे लिए बहुत बेनिफिटेड रही। इसमें से डायरेक्टेड क्वेश्चन थे, डायरेक्ट क्वेश्चन। वो अब फॉर्मेट तो इसमें नहीं है, बट क्या था कि जो क्लू दे रखा था ना क्वेश्चन में, जैसे कि ऑर्फेन एनियाई न्यूक्लियाई, अब इतना बड़ा केस था, ऑर्फेन एनियाई न्यूक्लियाई पकड़ लिया, और जैसे कि बर्केट लिम्फोमा का ट्रांसलोकेशन पकड़ लिया, तो वो मेरे लिए बहुत बेनिफिटेड थे, वो इसमें से डायरेक्ट थे। तो मैं तो इसके लिए बड़ा, मेरे लिए तो ये एक तरीके से बाइबल है, बाइबल, और मेरे लिए बाइबल साबित भी हुआ, नो डाउट। नहीं, मैं आपकी इतनी अच्छी बातों के लिए आपके लिए बहुत ज्यादा धन्यवाद कहता हूँ। और मैं ये बिल्कुल दिल खोल कर कह सकता हूँ कि जो हमारी पूरी फैकल्टी है, डॉक्टर भाटिया और बाकी सारे, वो आप सबके आप बहुत ज्यादा प्राउड है दैट यू हैव डन अ ग्रेट जॉब। एंड मैं खुद आपको कहूंगा दैट यू हैव डन अ ग्रेट जॉब। अब नीट की तैयारी करनी है, ठीक है ना, तो उसके लिए भी जिस तरीके से आपने अभी कॉन्सेप्ट बनाया ना, अब आगे भी सेम कॉन्सेप्ट पे ध्यान रखना। एग्जाम कोई भी हो तुम पार कर लोगे, ठीक है ना। तो मुझे बेस्ट बात पता तुम्हारी क्या लगी आज की, जो तुमने कहा ना कि दैट यू कुड आइडेंटिफाई कि एक क्लिनिकल क्वेश्चन एक्चुअली में क्लिनिकल नहीं था, नीचे सिंगल लाइनर था। ये गोविंद, अगर तुम्हें 1000 बच्चे दिखते हैं ना, सिर्फ 10 पहचान सकते हैं कि ऐसी बात हो रही है। सो इट्स अ एग्जैक्ट ब्रिलियंट ऐसी थिंग थी, दैट यू आइडेंटिफाइड। क्योंकि ऐसा है, एनबी ने जो किया था इस बार, वो एक तरीके से हम्म, बच्चों को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश की। जितने भी क्वेश्चन थे, काफी लैंग्वेज भी गलत थी उसमें, जो पूछा गया है उसकी लैंग्वेज गलत लिख दी, या फिर गलत वहां से कंप्यूटर मिस्टेक हो गई, कोई वो टाइपिंग हो गई, लाइक दैट। ऐसे 30 to 40 क्वेश्चन थे जो मिस्टेकन थे, और कुछ 40 to 50 क्वेश्चन ऐसे थे जो कोई सही कर ही नहीं सकता था। तो डिस्ट्रैक्शन भी वहां पर था, अंदर प्रेशर भी दिमाग पे था, और मैं पहले से ही 2 अटेम्प्ट लूज कर चुका था, तो वो बहुत बड़ा प्रेशर था कि करो या मरो की कंडीशन थी। तो जब मेरे को ये चीजें काफी याद आ रही थी, क्लिनिकल केस तो होते ही नहीं सर। मैं जब भी पीजी के रिकॉल देख रहा हूँ, एनएससीटी के रिकॉल देख रहा हूँ, तो सब में वही है, एक क्लू दे रखा है, वो क्लू वन लाइनर है। केस कितना भी बड़ा हो, केस किसी से सॉल्व होते नहीं, उसी को पता होता है जिसने वो केस बनाया है, उसी को एग्जैक्ट पता होता है कि क्या, किस हिस्ट्री पे, किस बेस पे क्वेश्चन बना है। लेकिन अंदर जो दे रखा है वो एक क्लू है, और क्लू पे पूरा आंसर होता है क्लिनिकल का। हाँ, वही मेरे साथ हुआ, और मैं उसी से सक्सेस पा पाया। यही एक रीजन रहा, क्योंकि मैं जिस एरिया से बिलोंग करता हूँ ना सर, यहाँ पे क्या है कि एमबीबीएस से लेकर क्या एफएमजी का कोई नाम भी नहीं जानता। एग्जैक्टली मैं अपनी बताता हूँ, मैं मैनपुरी से बिलोंग करता हूँ, जो अपने नियर बाई आगरा उत्तर प्रदेश में आता है। तो मैं यहाँ से बिलोंग करता हूँ, यहाँ पे कोई अप्रोक्सीमेटली 90% लोग जानते नहीं कि एफएमजी होता क्या है, या ऐसे भी डॉक्टर बना जा सकता है। बट मैं तो जैसे कि पता ही नहीं कैसे कि एक डॉक्टर साहब थे, उनकी हेल्प से मैं जैसे विदेश चला गया और कर ली, सब कुछ अच्छा हो गया। और एफएमजी का डर भी था, वो भी एक डर नहीं है। अगर कोई बच्चा अगर डरता है इस चीज से, तो बिल्कुल डर नहीं है। अगर वो डीपीजीआई ज्वाइन करता है, या डीपी जो अपने डीबीएमसीआई है ये ज्वाइन करता है, तो इसमें क्या है कि कोई इशू नहीं है, वो सक्सेस गॉट कर सकता है विद इन फर्स्ट अटेम्प्ट। मेरी जो मिस्टेक हुई, सिली मिस्टेक हुई, वो मेरी खुद की गलती थी। मैंने वो गलती अपनी एनालाइज की, रियलाइज की, और उन गलतियों को सुधारा, और वो मेरी सक्सेस का रीजन बनी। क्योंकि फैमिली भी बहुत बरीड थी कि कब निकलेगा। उनके तो दिमाग में था कि 2 साल में निकलेगा, 10 साल में निकलेगा, पता नहीं कि निकलेगा कि भी नहीं भी निकलेगा। बट मैंने उस समय ही एक बुक की बाय की थी, और मेरे लिए बाइबल साबित हो गई, बाइबल एक तरीके से। और 1 महीने का वो सब्सक्रिप्शन था सर, वो एक तरीके से पूरा बाइबल था मेरे लिए। क्योंकि उस समय मैंने सोच रखा था कि 1 महीने के अंदर मेरे को 4 से 5 सब्जेक्ट निपटाने हैं, और मैंने वही किया। जो मेरा पढ़ने का रीजन था सर, क्या कि घर में इतनी जगह नहीं थी, कुछ ऐसा नहीं था, मैं अपनी गाड़ी में पैक होके पढ़ता था, 4 पहिए की गाड़ी में, चारों तरफ से शीशे लगा लेता था, उसमें बैठ के पढ़ता था। ये मेरी मतलब वो एक स्ट्रगल रहा। सर्दियां थी तो गाड़ी में बैठ जाता, तो हल्की सर्दी भी लगती थी, हल्की गर्मी भी लगती थी। तो मैं उससे बड़ा कहीं कोचिंग नहीं ज्वाइन करने गया, किसी भी मतलब विदाउट की ऑनलाइन डीबीएमसीआई कोचिंग और लाइक दैट, इसके अलावा मैं कहीं कोचिंग ज्वाइन नहीं करने गया। क्वेश्चन भी जो फॉर्मेट आए थे, काफी टेस्ट सीरीज भी थी, वो भी मैंने डीबीएमसीआई की दी, उसमें भी मेरा काफी अच्छा स्कोर रहा। तो मेरे को एक तरीके से फीलिंग आ रही थी कि यही पैटर्न अंदर आने वाला। मैं काफी देख रहा हूँ जितनी भी ऑनलाइन कोचिंग चल रही हैं, उनमें वो फॉर्मेट नहीं है, और फॉर्मेट है भी तो वो इतना टिपिकल बना देते हैं कि बच्चे वहां से डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हैं, क्योंकि उतना भी टिपिकल अंदर नहीं है। एग्जाम इस बार का ऐसा ही था कि इजी टू मॉडरेट और माइल्ड टू मॉडरेट की सिचुएशन थी, कोई सीवियर केस नहीं था कि एक तरीके से कहा जाए कि हम ये नहीं कर सकते।
वो सिली मिस्टेक कुछ भी करवा लें, लेकिन इतना कोई हार्ड पेपर नहीं था। हार्ड पेपर अगर होता सर 24% रिजल्ट नहीं आता, अप्रोक्सीमेटली वो 6 और 7 to 9% पर समेट जाता, इससे ऊपर कभी कुछ नहीं हो सकता था। ट्रू बात, बिल्कुल सही कह रहे हो। हम्म। नहीं गोविंद, आई थिंक तुम्हारी पकड़, तुम्हारी कॉन्सेप्ट पे बहुत ज्यादा अच्छी है। मैं तो बस इस बात के लिए बहुत खुश हूँ कि डीबीएमसी और ई गुरुकुल तुम्हारी जर्नी के पार्ट हो सके। और बिल्कुल सर, अब मेरी तुम्हें जर्नी का पार्ट बना। आगे भी कोई भी जरूरत पड़ेगी टिल नीट पीजी, मैं और पूरा डीबीएमसी तुम्हारे साथ, ठीक है ना। कोई परेशानी थैंक की यू तुम्हें सर। बात लेने की जरूरत ही नहीं है। बस यही बात रिपीट करूंगा, कॉन्सेप्ट वाली कोचिंग के साथ रहोगे तो ऑटोमेटिकली सारे सवाल पूरे हो पाएंगे। रट्टेबाजी की तो बिल्कुल अब सर, जगह रह एग्जैक्टली, नहीं गई। विदाउट कंसेप्ट क्लियर हो ही एफएमजी नहीं में तो सकता। ना, एफएमजी में जगह रह गई है ना, वो तो जो पुराना स्टाइल है ना कोचिंग का, कि बस आपको रटवाए जा रहे हैं, अब उसको बाय बाय कह दो टाइम से, ठीक है ना। जो भी ये बच्चे देख रहे हैं, मैं आप सबको भी यही सलाह दूंगा कि अब जी सर। आपको ये समझने की जरूरत है कि नेक्स्ट, अब आप और एफएम नीट पीजी ऐसे जाके नेक्स्ट में जुड़ रहे हैं, तो अब आपको इनके साथ compete करना है अगले 1-2 साल के, 2 साल के, नेक्स्ट 2023 तो आ ही गया। तो ऑटोमेटिक सी बात है, आपके लिए भी इस वक्त नीट पीजी लेवल पे पढ़ने की ज्यादा जरूरत है, क्योंकि दैट इज व्हाट यू आर प्रिपेयरिंग फॉर। तो जितनी जल्दी आप कर लेंगे उतनी बेटर आपका पहली बार में रिजल्ट आएगा। सो इसी के साथ ही मैं डॉक्टर गोविंद को फिर से एक बार मुबारकबाद देना चाहूंगा। कोई बात है, तो मैं इसी के साथ गोविंद आपको फिर से एक बार बधाई देना चाहूंगा, अपने घर वालों थैंक यू को भी, अपने सर। माँ बाप को भी मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं दीजिएगा। और अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस, अमेजिंग रिजल्ट एंड वी आर प्राउड ऑफ यू। थैंक यू सर, वेरी वेरी थैंक यू, क्योंकि मेरा जो सबसे बड़ा सक्सेस का रीजन है वो डीबीएमसी है, और इसके लिए मैं लाइफ लॉन्ग थैंकफुल रहूंगा। नहीं मेरे भाई, हम आपकी जिंदगी में एक पार्ट बन पाए, थैंक हम यू। इसके लिए बहुत ज्यादा खुश हैं। और एंड में याद रखना, वी आर अ फैमिली, जो भी दिक्कत हो याद रखना, वी आर देयर फॉर यू। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू सर। टेक केयर।